स्टार्ट कर देते हैं। बेटा आपको लास्ट मैंने टीडीएस में कौन सा सेक्शन बताया था? एनीवन इफ रिमेम्बर? टीडीएस का लास्ट सेक्शन जो हमने डिस्कस किया था कोई सा था यार वो? 194 क्यू। आपको शीट भेजी थी तो उसमें ये याद रखना, वो जो डेट चेंज हुई थी ना कि टीडीएस की रेट वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जहां 5% के 2% होगा, मैंने आपको बोल दिया था वो चीज, बस वो याद रखना आप। हाँ वही जो पुराना अमेंडमेंट है, बस एक कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा, बस वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। हाँ, अमेंडमेंट होते तो मैं आपको अलग से ले देता, मैंने उसमें अमेंडमेंट है ही नहीं। एक ही अमेंडमेंट था कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। दैट्स ओनली वन, बाकी सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। एक अमेंडमेंट वो भी है जो मैं सैलरी का, तो जो 40 लाख से ज्यादा वाली सैलरी वाला, वो तो अपन 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाला वो कर चुके। एक वो भी अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला 5 लाख वाला अमेंडमेंट था ना, हाँ 1010D वाला, तो वो भी कर चुके हैं ना अपन, वो ऑलरेडी कवर्ड है। हाँ, और कुछ भी अमेंडमेंट्स नहीं है। 194, अच्छा 194 क्यू हो गया था। अब 194 DA G और B करके कर लेते हैं। ठीक है, सी 194 DA, 194 DA लाइफ इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा, है ना। 194 DA के अंदर आपको LIC से क्या मिलेगा पैसा, और किसको मिलेगा? किसी रेसिडेंट को मिलेगा, है ना। मतलब अल्टीमेटली हर जगह किसकी बात होती है? रेसिडेंट की ही बात होती है। नॉन रेसिडेंट का टीडीएस आपको फाइनल लेवल पर बताया जाएगा। तो रेसिडेंट का टीडीएस कट होगा, कब कट होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ओके, डीटीआर में, दर्शन डीटीआर देखो, अब टीडीएस किस रेट से कट होगा? तो टीडीएस किस रेट से कट होगा? 5% से, 5% से कट होगा। अच्छा, 5% किसका करना रहेगा? 5% किसका करना रहेगा? इनकम का, इनकम का। जो भी आपको इनकम होगी, इनकम कैसे होगी? इनकम आपको जो भी सम अश्योर्ड प्लस बोनस, सम अश्योर्ड प्लस बोनस, मतलब आपको पॉलिसी में बोला गया कि यार, पॉलिसी में बोला गया आपको 5 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपको 20,000 एक्स्ट्रा मिल गए, है ना। तो इस केस में 5,20,000 माइनस जितनी आपने प्रीमियम्स पे करी है, इनका जो डिफरेंस होगा, इस अमाउंट के ऊपर क्या कट करना है? टीडीएस। हाँ, आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, वैसे मैं समझ रहा हूँ। अलग अलग डाउट्स है, मैं बता दूंगा। आपने क्यों बोला, किसी ने कुछ और बोला, मैं देख लेता हूँ वाली चीज। तो ये टीडीएस कट करेंगे। अच्छा, टीडीएस कब कट नहीं करना है? टीडीएस कब कट नहीं करना है वो ध्यान रखो, जब 1010D में क्या हो? एग्जम्प्ट हो। अब 1010D में एग्जम्प्ट कब होता है? तो उसकी कंडीशंस आपको पता है कि भैया कब वो प्रीमियम जो होती है वो सम अश्योर्ड के लिमिट में होनी चाहिए, है ना। या तो वो 10% होता है, कहीं 20% होता है, कहीं 15% होता है। अगर उस लिमिट में है तो फिर उस केस में जो भी पेमेंट आपको LIC से मिलेगा वो पूरा की पूरा पेमेंट एग्जम्प्ट होगा। और एक एग्जाम्पशन है कि भलाई वो लिमिट में ना हो, लेकिन 1 लाख से, है ना, 1 लाख से आपका अमाउंट कम है, 1 लाख से आपका अमाउंट कम है, तो टीडीएस कट नहीं होगा। और एक बात जो आप बोल ही रहे हो कि जो पॉलिसी कब ली गई है, 1010D में 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद, तो फिर आपको याद रखना है कि मैक्सिमम प्रीमियम जो एग्जम्प्ट है वो कितने तक की है? 5 लाख की। और आपकी जो भी पॉलिसी की प्रीमियम 5 लाख से क्या हो रही होगी? ज्यादा हो रही होगी, तो फिर वो वाली पॉलिसी से जो पैसा मिलेगा वो पॉलिसी तो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। नहीं बेटा, अमाउंट रिसीव देखना है ना। हाँ ना, जो रिसीव अमाउंट रिसीव कर रहे हो इंक्लूडिंग बोनस, है ना, मेच्योरिटी अमाउंट जो आप कह रहे हो वो। ठीक है, दिस वाज 194 DA। चांसेस रेयर, रेयर चांसेस फॉर एग्जाम। जी बिल्कुल, छोड़ देना, आएगा नहीं एग्जाम में। लॉटरी कमीशन है, लॉटरी कमीशन के ऊपर जहां पे भी कमीशन दिख जाए, आप लोगों को एक ही चीज बोली है, 5%, 15,000, है ना, बस 5% और 15,000।
है ना। तो लॉटरी कमीशन क्या होता है, जैसे बहुत जगह सरकारी जगह लॉटरियां चलती है, तो सरकार जो लॉटरी बेचने वाले को कमीशन देती है, लॉटरी एजेंट्स हायर करती है ना। तो वो कमीशन जो उनको देते हैं सरकार, उनको टीडीएस काट कर क्या करती है, पेमेंट करती है। 5% और 15,000 के ऊपर बात होती है, 2% वाली बात आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। प्लीज टेक केयर। 194 बी, 194 बी कैजुअल इनकम है। 30% से क्या कट हो जाएगा, टीडीएस कट हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक बात याद रख लेना, 10,000 का जो पेमेंट है ना, इसमें क्लैरिफिकेशन आया है, 10,000 का जो पेमेंट है वो पर एनम कर लो उसको। उसको क्या कर लिया जाए, 10,000 के पेमेंट को पापा लिमिट कर दी जाए। पहले ये पेमेंट सिंगल था, लेकिन 10,000 का पेमेंट क्या कर लो इसको पापा। दैट वाज नॉट क्लेरिफाइड। तो लोग सिंगल ट्रांजेक्शन भी कंसिडर करते थे और मल्टीपल ट्रांजेक्शन भी करते थे। मॉड्यूल ने भी कभी क्लियर नहीं किया था ढंग से, बट इट इज नाउ क्लियर, इट इज नाउ क्लियर। 10,000 पापा, आपको 10,000 पापा तक का। अब लेकिन देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक ही जगह से, एक ही जगह से मल्टीपल टाइम आपको कितने पेमेंट मिल चुका है। अब आपकी कैजुअल इनकम जरूरी नहीं है कि आपको एक ही जगह से हो रही हो। आपको आपको कुछ लॉटरी यहां से लगी, कुछ लॉटरी कहीं और से लगी, तो उनको प्लस थोड़ी करना है, एक व्यक्ति से, है ना। एक व्यक्ति से अगर आपको साल भर में कितना मिल जाए, 10,000 से ज्यादा, तो आपका क्या कट हो जाएगा, टीडीएस। एक व्यक्ति से 10,000 से ज्यादा कब मिल जाए तो टीडीएस कट हो जाएगा। तो आजकल जैसे ये गेम्स वगैरह, ड्रीम इलेवन वगैरह चलता है, तो इसमें क्या होता है, आप एक मैच खेलते हो, उसमें आपको पैसे 500 रुपए मिल गए, फिर कहीं 300 मिल गए, कहीं 200 मिल गए, बट साल भर में किससे ज्यादा हो गए, 10,000 से ज्यादा, तो फिर वो टीडीएस वीडीएस वहां पर काटने लग गए हैं ड्यू टू दिस। ओके। तो 194 बी की बात हो गई थी। 194 क्यू मैंने बता दिया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 194 क्यू कब, 194 क्यू में टीडीएस कब कट होता है, जब हम परचेज करते हैं गुड्स को। किसी एक व्यक्ति से अगर आपने साल भर में 50 लाख से ज्यादा का गुड्स खरीद लिया है, तो 50 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट, 50 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट का 0.1% टीडीएस काटना है। 0.1%, 0.1%, ठीक है, ऑफ दी सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन का क्या कट करेंगे, टीडीएस। फिर फिर आप ये याद रखना कि बायर बायर परचेजर टीडीएस काटेगा, तो परचेजर टीडीएस तभी काटेगा, परचेजर टीडीएस तभी काटेगा जब उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ को क्या कर जाए, एक्सीड। उसका टर्नओवर 10 करोड़ को क्या कर जाना चाहिए, एक्सीड कर जाना चाहिए, तो टीडीएस कट होगा। एक बात और याद रख लेना बच्चों एग्जाम में, क्या जीएसटी के अमाउंट पे टीडीएस काटना है कि नहीं काटना है। हाँ, तो आपको मैंने क्लास में क्या कहा था, और मैंने आपको बताया था कि दो अदब व्यूज लिख देना। क्योंकि क्या होता है, 194 आई में तो उन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि जीएसटी कंपोनेंट पे आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, बट उतने सेम क्लेरिफिकेशंस किसके लिए नहीं है, 194 क्यू के लिए। अब आपने एक सुना होगा कि सेपरेटली मेंशन्ड है जीएसटी, सेपरेटली मेंशन नहीं है। सो द लॉ इज नॉट क्लियर करके टू व्यूज आर पॉसिबल। पूरी अमाउंट के ऊपर आपको क्या कर लेना है एक बार। और मैंने कहा है कि जब भी हमें कंफ्यूजन होता है, डिलेमा होता है, हम टीडीएस ज्यादा ही काट लेते हैं ताकि कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। कम काटने से अच्छा है ज्यादा काट लो टीडीएस, कोई दिक्कत नहीं। तो इस सेक्शन में क्लियर नहीं है बच्चे, है ना। हाँ, दोनों व्यूज आप अपना लिखिए। और मैं आपको बता दूं, आप जो पूछ रहे हो, अच्छा क्वेश्चन, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन इंटर पे ऐसी बातें नहीं पूछते जिसमें लॉ ज्यादा क्लियर नहीं है, जहां लॉ सेटल्ड नहीं है, आपसे वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। अब मैंने ये कहा था कि अगर 2060 1H एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर देखो किसी और सेक्शन में टीडीएस कट रहा हो या टीसीएस कलेक्ट हो रहा हो, तो वहीं पर क्या करना है आपको, टीसीएस और टीडीएस की बात करनी है। लेकिन अगर 2060 1H एप्लीकेबल हो रहा होगा, तो फिर टीडी, अगर आपका 194 क्यू भी एप्लीकेबल है, 2060 1H भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो उस केस में हम 194 क्यू को अप्लाई करेंगे, 2060 1H को अप्लाई नहीं करेंगे। सर आरटीपी में इस पे क्वेश्चन आया था जिसमें जीएसटी पे भी टीडीएस लगा हुआ है। यस, तो याद रखना जीएसटी पे भी टीडीएस लगा हुआ है, मतलब 194 क्यू के लिए जीएसटी को भी चूज कर लो। लेकिन ये लोग एक बात लिखते हैं कि जीएसटी का जो पुराना सर्कुलर है,
वो कुछ सेक्शंस के लिए इशू किया गया है, अगर उन सेक्शन का उस सर्कुलर का हवाला यूज किया जाए तो फिर नहीं काटना है। लेकिन वो सर्कुलर में 194 क्यों तो नया है, उसका नाम तो है ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम है बस। ओके, देखो आप टीडीएस में ज्यादा दिमाग इसमें लगा लेना, ये आप देख लो, मैं जो सेक्शंस लिख रहा हूँ ये हो गए, तो आप बताओ 194 सी आपका हो गया क्या? 194 सी काफी ज्यादा पूछता है। 194 आई काफी पूछता है। 194 एच दे आस्क अ लॉट, ठीक है। 194 आई ए सेल, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। 194 आई बी, वो एक तो 50,000 से ज्यादा का रेंट वाला पॉइंट है। 194 जे प्रोफेशनल फीस, नॉन कॉम्पिटिंग फीस वगैरह ये सब चीजें हैं। फिर 194 एम और एन, 194 एन वाला, यार वो 190 कैश विड्रॉल। यार मैंने वो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, आप लोग भी वो गलती ना कर दो इसलिए बता देता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कोऑपरेटिव बैंक से मैंने पेमेंट निकाला है। किससे पेमेंट निकाला है? कोऑपरेटिव बैंक से मैंने पेमेंट निकाला है। तो पोस्ट ऑफिस और चलेगा ना, इन तीनों से हम क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक से निकालने के लिए 2-3 करोड़ की लिमिट नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बैंक अकाउंट मेंटेन करती है, वो कैश में निकाल रही है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर रिसीवर है तो लिमिट 3 करोड़ है। आप समझो है ना, लिमिट 3 करोड़ किसके एंगल से देखना है? पेयर के एंगल से नहीं देखना है, वो किसके पेई के एंगल से देखना है, तो वो ध्यान रखना आप, है ना। 1 करोड़ और 3 करोड़ की लिमिट में कैसे लगाना है वो, है ना। टीडीएस क्लब देखो यार, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, मैंने कहा था कि टीडीएस क्लब होके नहीं आता। टीडीएस क्लब मतलब जब टीडीएस का एक टोटल इनकम में तो बेटा वो कुछ भी क्लब कर देगा, लेकिन जब वो टीडीएस का एक सिंगल क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर 3 नंबर का, तो उसमें किसी और चैप्टर को मर्ज नहीं करेगा। टोटल इनकम में तो खिचड़ी भाई कुछ भी आ सकता है आशीष, वहां हम अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछेंगे तब मर्ज नहीं होगा, मैंने ये कहा है। 194 एन के बाद आप है ना 194 पी टाइम मिला तो देखना, वो पेंशनर वाला। 194 ए बताया आप लोगों को? 194 ए बताना है, चलो अब देख लो 194 ए देख लो। 194 ए, 194 ए में टीडीएस कट होता है इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका टीडीएस कैसे कट होगा? सबसे लास्ट में है। और लास्ट में 194 ए में हमें टीडीएस कैसे कट करना है? देखो अब यार इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है तो टीडीएस कैसे कट होता है? बेटा ये सेंड कर दिए आपके ग्रुप, अपने ग्रुप में सेंड है, आप देखिए इधर देखो। डिडक्टर, डिडक्टर कौन होगा? इंटरेस्ट जो पे कर रहा है वो होगा। मैंने कहीं से लोन लिया, मैंने जिसको लोन लिया उसको मैं ब्याज पे कर रहा हूं। मैंने बैंक से लोन लिया, मैं बैंक को क्या कर रहा हूं, ब्याज पे कर रहा हूं। ठीक है, तो जिसको भी आप ब्याज पे कर रहे हो उसका टीडीएस क्या कर लोगे, कट कर लोगे। 194 आई, 194 आई में आप टीडीएस कट कर लोगे। 194 आई के सॉरी 194 ए के अंदर इसमें डिडक्टर क्या होगा, सेम एज 194 आई। डिडक्टी क्या होगा, रेसिडेंट। किस टाइम पे टीडीएस कट करना है, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। 194 आई के केस के जैसा ये सब कुछ। रेट बेटा याद रख लो कितना है, 10। देखो मेन मैं इसको ऐसे बहुत शॉर्टली समझा देता हूँ कि रेट कैसे अपने को देखना है। इसमें क्या होता है, देखो अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक, तो उस केस में 40,000 तक का आपको पेमेंट मिलेगा ना, तो टीडीएस कट नहीं होगा। समझो 40,000 तक का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो टीडीएस कट नहीं होगा। लेकिन एक बैंक का देखना है, हर एक, जैसे आपकी एक बैंक में एफडी है, एक बैंक में आपकी क्या है एफडी, एक से आपको 30 मिल रहा है, एक से 70 मिल रहा है। 70 पे क्या कट हो जाएगा टीडीएस, 30 पे कट नहीं होगा। तो एचडीएफसी टीडीएस नहीं काट रहा है, आईसीआईसीआई क्या कर लेगा, आपका टीडीएस काट लेगा। तो 40 से ज्यादा हुआ तो टीडीएस कट जाएगा। आपके सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर कभी भी टीडीएस कट नहीं होगा, है ना। पर बैंक लिमिट है, कभी भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट पे टीडीएस कट नहीं होगा। दूसरी बात ये याद रखना, सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट कितनी है, 50,000। सीनियर सिटीजन के लिए जो लिमिट है वो कितनी एप्लीकेबल हो जाएगी, 50,000 एप्लीकेबल हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ 40,000
आप उसके लिए लिमिट कितनी यूज करोगे? 50,000। एक बात और ये याद रख लेना कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है, तो उस पर टीडीएस नहीं कट करेगी, उस पे टीडीएस कट नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स, वहां पे टीडीएस कट नहीं होगा। फिर आपको, आप बैंक के अलावा किसी से इंटरेस्ट ले रहे हो, आपको इंटरेस्ट किसी और से मिल रहा है, जैसे कंपनी, कंपनी में आपने क्या कर दिया, डिपॉजिट्स कर दिए, या फिर कुछ भी आपने अपने दोस्त को क्या कर दिया, लोन दे दिया, नॉट पर्सनल नेचर, ऑब्वियसली बात है, बिजनेस नेचर, लोन, यू हैव गिवन द लोन, तो उस केस में लिमिट कितनी है? 5,000। तो मैंने कंपनी में एफडी कर दी या डिपॉजिट्स कर दिए, कंपनी में डिपॉजिट कर दिए, 7,000 का मुझे इंटरेस्ट मिला साल भर में, टीडीएस कट हो जाएगा 7,000 का 10%। बैंक से मिल रहा है तो लिमिट कितनी हो जाएगी? 40। अच्छा, मैंने ना एफडी करी है बैंक में, बैंक में एफडी करी, एक तो एचडीएफसी ब्रांच, एचडीएफसी की एलआईजी ब्रांच में करी और एक विजयनगर ब्रांच में करी है, तो दोनों ब्रांच को मिलाकर देखेंगे क्योंकि वो कोर बैंकिंग सिस्टम है। तो लेकिन मान लो कि कहीं कोर बैंकिंग सिस्टम नहीं है, सीबीएस सेंट्रलाइज डेटा मेंटेन नहीं किया जाता है, तो फिर वहां सिंगल सिंगल देखना पड़ेगा। आज की तारीख में ऐसे बहुत कम बैंक है, लेकिन बहुत सारे आज कोऑपरेटिव छोटे छोटे बैंक है जो सीबीएस फॉलो नहीं करते हैं, पुराने पैटर्न पे ही चल रहे हैं। नहीं पूछेंगे आपसे क्वेश्चन कि 99% बैंक्स आर नाउ ऑन सीबीएस, तो आपको कंबाइन ब्रांचेस की कंबाइन देखनी, बट अलग अलग बैंक को कंबाइन नहीं करना है। ठीक है जी। सीबीएस, सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम का एक मतलब ये होता है, डेट ब्रांच पे एक्टिविटीज होती है बट डेटा सेंट्रलाइज मैनर में मेंटेन किया जाता है सर्वर पे, तो उस केस में सबकी ब्रांचेस के मिला के 40,000। लेकिन अगर इंडिविजुअल ब्रांच ही डेटा मेंटेन कर रही है कि मुंबई वाली ब्रांच को पता ही नहीं है कि इंदौर वाली ब्रांच में क्या चल रहा है, तो फिर उस केस में वहां पर लिमिट अलग अलग ब्रांचेस की देखी जाएगी। बट नाउ डेज एवरी मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर हैविंग सीबीएस। अच्छा, एक बात और याद रखो, ऐसा भी तो हो सकता है जिसको ब्याज मिल रहा हो वो खुद ही बैंक को, एक बैंक ने दूसरे बैंक में क्या कर रखी है, एफडी कर रखी है, एक बैंक ने आरबीआई में क्या कर रखी है, एफडी कर रखी है। तो अगर इंटरेस्ट रिसीव करने वाला बैंक एलआईसी, गवर्नमेंट या यूटीआई होगा, इंटरेस्ट रिसीव करने वाला अगर बैंक एलआईसी या यूटीआई गवर्नमेंट वगैरह होगा, उनका टीडीएस कट नहीं होगा, उनका टीडीएस कट नहीं होगा। सो अगेन, जहां से आपको ब्याज मिल रहा है, जहां से आपको ब्याज मिल रहा है, अगर वो बैंक है लिमिट 40,000, सीनियर सिटीजन है 50,000, बैंक के अलावा कोई और है तो फिर लिमिट 5,000 पर एसएससी पर एनम, और ब्याज ही इनको मिल रहा है जो बैंक, एलआईसी, गवर्नमेंट, यूटीआई वगैरह है, तो फिर इनका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात आप इसमें याद रखो, 194 ए में याद रख लो। ठीक है, नाउ 190 193, 193 में सिर्फ इतना याद रख लो कि सर्टेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर टीडीएस कट होता है कितना? 10% से। नॉट एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, बिल्कुल नहीं। 192 ए, 192 ए के अंदर पीएफ से विड्रॉल जब करते हैं, पीएफ से जब विड्रॉल करते हैं तब क्या कट हो जाता है? टीडीएस कट हो जाता है। जब हम पीएफ से क्या करते हैं? विड्रॉल। अब पीएफ से विड्रॉल करते टाइम कैसे टीडीएस कट होगा? देखो, आपको वो याद है वो पीएफ का वो टेबल बनाया था अपन ने, और नीचे मैंने कहीं लिखवाया था विड्रॉल करके, तो विड्रॉल करके जब मैंने लिखवाया था तो मैंने जैसे आरपीएफ आपको बनवाया था, आरपीएफ तो वहां लिखवाया था विड्रॉल कुछ केसेस में एग्जम्प्ट है ना, तो वहां पर मैंने बताया था 5 साल आपने काम करने के बाद निकाला, या डेथ की वजह से निकाला, इलनेस की वजह से निकाला, सामने वाले का बिजनेस बंद हो गया इसलिए आप लोगों ने निकाला, तो उस अगर वो केसेस है एसपीएफ से निकाला तो पूरा विड्रॉल क्या होता है? एग्जाम, तो वो तो पूरा एग्जाम रहेगा। लेकिन मान लो कि आपने 5 साल के पहले पहले क्या कर लिया? पैसा निकाल लिया, तो 5 साल से पहले पहले पैसा निकाल लिया, तो फिर इस केस में आरपीएफ से आपने विड्रॉल किया है वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसके ऊपर टीडीएस कट होगा। टीडीएस कैसे कट होगा? 50,000 से ज्यादा अमाउंट अगर निकाल रहे हो तो फिर 10% टीडीएस कट होगा पूरी अमाउंट के ऊपर। जैसे आपने 1 लाख रुपए निकाले तो 1 लाख का कितना कर देंगे? 10% करके। ठीक है, अगर आपने 2 लाख रुपए निकाले लेकिन 5 साल बाद जॉब करके निकाले तो फिर आपका 1 रुपए भी टीडीएस कट नहीं होगा। ठीक है, ये एक 194 पी करके आपको याद होगा, चांसेस कम है बट नया नया है तो सुन लो। पेंशनर वालों का टीडीएस कट होता है, जो बैंक पेंशन पे, जिस बैंक में पेंशन आ रही है और बस उसी बैंक से क्या होना चाहिए? ब्याज की इनकम होना चाहिए,
बस दो ही इनकम होना चाहिए आपकी, तो वो बैंक क्या करेगी, आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट करेगी, और टोटल इनकम पे जितना टैक्स बनेगा, तो हाँ स्लैब रेट से, तो देखो आपको पेंशन मिल रही होगी से 50,000 रुपए पर मंथ पेंशन आ रही, तो 50,000 इंटू कितना कर दिया 12, तो ये आ गई आपकी ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी में से आपने 50,000 की क्या कर दी, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने दे दी, तो उसके बाद आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, कम, इनकम फ्रॉम सैलरी। अदर सोर्सेज में एफडी वगैरह का इंटरेस्ट जोड़ देना, और एफडी का इंटरेस्ट जोड़ रहे हो तो वो याद रखना, ये लोग 75 से ज्यादा एज वाले पे सेक्शन एप्लीकेबल होता है, तो इनका वो टीटीबी में डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपए तक की, चाहे सेविंग अकाउंट की हो चाहे एफडी की हो। अब ये बस इसलिए पूछ लेंगे कि साला इधर टीटीटीबी भी मर्ज हो गया, टैक्स कैलकुलेशन भी क्या हो गया मर्ज, तो वो सब चीजें हैं। ओके, तो ये सब करना, और उस पर जितना भी टैक्स बनेगा उतना टीडीएस कट कर लेना। ठीक है सब। ये शीट में तो टैक्स कैलकुलेशन भी था, इन लोगों को टैक्स कैलकुलेशन इधर लास्ट में बताया, क्योंकि बजट की वजह से चेंजेस थे, तो इस बार बहुत चेंजेस है यार, बहुत। अब तो निकाल लो भाई, फालतू काहे पड़े। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, टीसीएस वाला परेशान करेगा। टीसीएस एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना ही है तो ही याद रहेगा, नहीं तो सुहा होने वाला है वो। टीसीएस देखो बहुत टाइम से पूछा नहीं गया है, और मुझे उन टॉपिक से बहुत डर लगता है जो बहुत टाइम से पूछे नहीं गए हैं। हर बार पता है टीडीएस आता है, टीडीएस आता है, टीडीएस आता है, टीसीएस नहीं आता, कभी भी आ जाएगा। 2060 सबसेक्शन 1। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट का बेटा है ही 5-6 सेक्शन, उसमें भी इंपॉर्टेंट में नहीं बता सकता, 5-6 तो सेक्शन है। 2060 1, इसमें किन किन चीजों पे टीसीएस का मतलब आपको पता ही है, सेलर ऑफ गुड्स विल, सेलर ऑफ सर्टेन आइटम्स या सर्विस प्रोवाइडर्स विल कलेक्ट सम एक्स्ट्रा अमाउंट, है ना, है ना, सम एक्स्ट्रा अमाउंट विद फ्रॉम दी बायर, वो होता है आपका टीसीएस। तो कौन कौन टीसीएस कलेक्ट करता है, तो एक तो सबसे पहले है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर क्या होता है, 1% से टीसीएस कलेक्ट होता है। ठीक है। तेंदू लीव्स, तो तेंदू लीव्स का बेचने वाला तेंदू लीव्स बेची, वो 5% से क्या कलेक्ट करेगा, टीसीएस। टिम्बर, टिम्बर टिम्बर के ऊपर कितने से होगा, 2.5%। अच्छा टिम्बर हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, चंदन वंदन हो, जो भी हो, वो सबके ऊपर क्या होगा, 2.5% से टीसीएस कलेक्ट होगा। ठीक है। स्क्रैप के ऊपर कितना होगा, 1% से होगा। और मिनरल्स और लो कोल आयरन और वगैरह पे कितने से होगा, 1% से, है ना, तो ये चीज आपको रेट याद रखनी है। लेकिन टीसीएस कब कलेक्ट करेंगे, टाइम क्या रहेगा, तो टाइम विल बी, TCS will be at the time of debiting of the amount payable by the buyer। जैसे ही आपने एंट्री पास करी डेटर्स टू सेल, जैसे ही डेटर को अपनी बुक्स में क्या किया, डेबिट किया, आपको उसमें टीसीएस क्या कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है। आपको पेमेंट मिला या नहीं मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एंट्री दिखानी है, डेटर्स को आपको क्या करना है, डेबिट करना है टोटल अमाउंट से, टू सेल्स करके आपको दिखाना है, टू टीसीएस कलेक्टेड करके आपको दिखाना है, और फिर आपको जो टीसीएस कलेक्टेड है वो पे करना पड़ेगा। तो व्हेन यू विल पे, यू विल पास एन एंट्री टीसीएस कलेक्टेड टू बैंक करके। और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, आपने अभी सेल नहीं करी बट आपको एडवांस मिल गया, तो व्हेन यू विल रिसीव द एडवांस, तो जैसे ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ा आपको तो एडवांस, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस टू टीसीएस, तो आपको करके लाइबिलिटी तो टीसीएस की खड़ी कर देनी है, हमेशा ये बात ध्यान रखिए। पुष्पा वाले में चंदन पे बेटा टीसीएस नहीं काटा बेटा, पुष्पा वो पहले ही वो क्या बोलते रहे उसको, इलीगल काम कर रहे थे, स्मगलिंग कर, जब भी तो स्मगलिंग होती है, स्मगलिंग बेटा। अभी देख ली तूने पुष्पा, क्यों देख ली, अरे अरे क्या अब सुनना, इसमें ना टीसीएस नहीं कलेक्ट करेंगे अगर बायर एक डिक्लेयर, बायर एक डिक्लेरेशन दे दे, बायर एक डिक्लेरेशन दे दे, वो डिक्लेरेशन दे दे कि बेटा मैं तो ये चीजों का यूज
मैन्युफैक्चरिंग में करने वाला हूँ, प्रोसेसिंग वगैरह में करने वाला हूँ। अ, ठीक है। तो ये अब शराब का यूज दवाई के लिए, कोरेक्स के लिए किया जा रहा है, कफ सिरप के लिए किया जा रहा है, तो बेटा टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा। नेक्स्ट। लीज लाइसेंस ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और अ क्वारी। नहीं नहीं बेटा, ये तो, हाँ मॉड्यूल नया है लेकिन इसमें रेट्स तो पुराने ही है, सेम ही है, मॉड्यूल नया वाला है। बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ उधर। प्रोवाइड्स फॉर कलेक्शन, अब देखो कब पार्किंग लॉट पे, टोल प्लाजा पे माइन और, जिसने माइनिंग को पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और कॉरी लीज पे दिया है, वो लीज रेंट तो कलेक्ट करेगा। लीज रेंट के साथ में कितना कलेक्ट करेगा? 2% टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, माइन और कॉरी, सारी माइन एंड कॉरी कवर्ड है, लेकिन मिनरल ऑयल यानी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कवर्ड नहीं है। अगर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस लीज पे दिया है तो वो कवर्ड नहीं है, वो कवर्ड नहीं है। पर असेसी पर एनम का मतलब बता दीजिए। पर असेसी पर एनम मतलब, पापा का मतलब बता देता हूँ। पापा का मतलब यह है कि एक व्यक्ति को कितनी अमाउंट रिसीव हो सकते, जैसे मैं लिखा है पर असेसी पर एनम 40,000, तो एक जगह से अगर आपको 40,000 से ज्यादा मिल रहे हैं तो आपका टीडीएस वगैरह कट होगा, है ना, ऐसा। एक जगह से, जैसे नाटा से अगर मुझे पेमेंट 50,000 रुपए मिलता है, तो जो साल भर का नाटा से जो पेमेंट मिल रहा है वो अपन टोटल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट इज सेल ऑफ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल, अगर कार वगैरह है, कार वगैरह है और मोटर व्हीकल की वैल्यू किससे ज्यादा है? 10 लाख से ज्यादा। ठीक है, 10 लाख से ज्यादा। तो उस केस में ये वाला अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है, नीचे वाला इसको मत देखो। 10 लाख से ज्यादा है तो फिर 1% से क्या कलेक्ट होगा? 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन। 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन टीसीएस कलेक्ट होने लग जाएगा। 15 लाख की कार है तो 15 लाख का कितना कर देना? 1%। सेल कंसिडरेशन, यस, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, कार की वैल्यू किससे ज्यादा होना चाहिए? 10 लाख से ज्यादा। सेकेंड हैंड हो, कोई सी भी हो। सेकेंड हैंड पे तो सीतारमण ताई ने बम फोड़ा ही है अभी। ठीक है। अ, अब तो तीन देखो, एक तो क्या हो गया, वो अल्कोहल वल्कोहल हो गया, तो पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और कॉरी हो गया। और तीसरा क्या हो गया? कार की कीमत अगर किससे ज्यादा है? 10 लाख से ज्यादा। रेमिटेंस। अब यार देखो, ये वाला पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट था, अगर पूछेगा तो ये ज्यादा पूछेगा। अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज लेते हैं, ओवरसीज टूर पैकेज लेते हैं, ओवरसीज टूर पैकेज लेते हैं, घूमने जाते हो भैया, तो समझ लो 7 लाख तक का पैकेज है। 7 लाख तक का पैकेज है तो कितना टीडीएस, टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा? 5%। और 7 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट का कितना कर देंगे? 20%। अगर आपने ट्रिप बुक करी मालदीव्स की, 9 लाख रुपए का पैकेज लिया मालदीव्स के अंदर, तो भाई 7 लाख तक कितना कर देंगे? 5%। और 2 लाख के ऊपर कितना कर देंगे? 20% भैया। अब आप बोलते हो हम टूर पैकेज नहीं लेते। हम टूर पैकेज नहीं लेते हैं, हम तो बाहर जा रहे हैं। हम बाहर जा रहे हैं इसलिए, ताकि, ताकि बाहर जाकर हम एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट करवा पाए। आप क्या कराएंगे? एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए बाहर जा रहे हैं, टूर के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं। तो उस केस में सरकार ने बोला अच्छी बात है, 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं है, 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं है। और अगर 7 लाख से ज्यादा है तो 7 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट का कितना करना पड़ेगा? 5%। ठीक है, 7 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट का कितना करेंगे? 5%। वापस से, ओवरसीज टूर पैकेज में हमेशा 5% तो रहेगा ही रहेगा। 7 लाख से क्रॉस हुआ तो फिर कितना हो जाएगा? 20%।
आप पढ़ने के लिए बाहर जाते हो या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाते हो, तो 7 लाख तक तो कोई टीसीएस नहीं है। 7 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट का कितना करना पड़ेगा? 5%। हाँ, अब आप बोलते हैं हाँ मैं बता रहा हूँ उसके लिए क्या करना है। तो अब नेक्स्ट इज, आप ये कहना चाहते हो कि भाई हम बाहर तो जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन लोन लेके जा रहे हैं, तो फिर क्या है? तो इन्हें ये कहा 7 लाख तक तो कुछ नहीं है, लेकिन 7 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट का कितना है? 5.5%। 0.5%। तो भाई बहुत पैसा है, पापा ने जमा कर दिया पैसा सीधा। तो उस केस में तो सीधा कितना हो जाएगा? 7 लाख तक कुछ नहीं, 7 लाख से ऊपर कितना हो जाएगा? 5%, 5%, 5%। और आपने बैंक से लोन लेकर बाहर यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह भरी है, तो फिर उस केस में 0.5, 7 लाख तक कुछ नहीं, 7 लाख से ऊपर 0.5। अब आप बोलते हो सर मैं मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं एजुकेशन के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं तो कुछ और काम से जा रहा हूँ, फॉर एनी अदर पर्पस, इन पर्पस के अलावा। तो बेटा फिर 7 लाख तक तो कुछ नहीं है, 7 लाख तक तो कुछ नहीं है, और 7 लाख के ऊपर कितना है? 20% है। 7 लाख के ऊपर कितना है? 20% है। सो मल्टीपल केसेस बनेंगे। सिंपल से समझ लो, एक टूर पैकेज बुक कर रहे हो, 7 लाख तक 5%, 7 लाख के ऊपर 20%, ठीक है। दूसरा, दूसरा, अगर आप किसी और मेडिकल पर्पस के लिए जा रहे हो, एजुकेशन पर्पस के लिए जा रहे हो, 7 लाख तक कुछ नहीं, 7 लाख के ऊपर 5%। एजुकेशन के लिए जा रहे हो लेकिन लोन लेके जा रहे हो, 7 लाख तक कुछ नहीं, 7 लाख से ऊपर 0.5%। आप टूर पैकेज बुक नहीं करते हो, आप तो बोलते हो साहब हम तो रुपीस देंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉरेन करेंसी लेके जाएंगे, वहीं इंजॉय करेंगे, वहीं होटल बुक करेंगे, वहीं खर्चा करेंगे, उसके लिए फॉरेन करेंसी हम लेके जा रहे हैं। तो उस केस में ना, वही आखिरी वाला केस है, 7 लाख तक कुछ नहीं, 7 लाख से ऊपर 20%। हाँ वो, ये नया मॉड्यूल है ना इसके अंदर, तो फिर वो उसमें डेट याद रखनी पड़ेगी अपने लिए। अपने लिए चेंजेस तो कब आया था? वो बीच में आया था कहीं पर, है ना? तो उसमें वो चेंजेस, हाँ यार वो चेंज ऑफ सबला, इसमें तो क्या है, नए मॉड्यूल में तो वो डेट अब मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि अब जो भी होगा वो सब क्या होगा, नए फिनेंशियल ईयर में होगा। आप लोगों को डेट लिखाई थी, वो मुझे अब याद नहीं रहा क्योंकि वो पुराना हो गया, है ना वो। हाँ वो चेंज याद नहीं रहा, मैंने तो ये नया पढ़ा दिया ना, उसके बाद भूल गए। टूर पैकेज के केस में एक चेंजेस था, तो वो आप एक बार सही बताओ तो मुझे याद नहीं रहा अब वो। तो अदर पर्पस में भी था, हाँ वो एक डेट की वजह से कुछ चेंज हुआ है, आप देख लेना यार वो। उसमें डेट क्या थी? 30 सितंबर 2023 करके। तो टूर पैकेज का जो चेंजेस था वो, मैं पुराना मॉड्यूल खोल ही लेता हूँ ना, एक सेकेंड यार के साथ। रुक जाओ, पुराना वाला खोल लेता हूँ मॉड्यूल। यही है ना पुराना मॉड्यूल अपना? ये भी नया ही मॉड्यूल है। चलो मैं देख लूंगा यार वो डेट आपको, कल एक मैं भूल ही गया पुराना वाला, अब तो पुराना कुछ भी याद नहीं है मुझको अभी, है ना? और वो 3 बैचेस में नया पढ़ा चुका हूँ ना, तो अब वो पुराना के डेट भूल जाते हैं। ठीक है। सो ये था, और इसके बाद दोस्तों एक बार डेट देख लेना, मैं वो चेक कर लूंगा, आपको पता भी, मैंने आपको तो लिखवाई होगी वैसे। अब नेक्स्ट था आपका अ, इधर से 194, 194 क्यू। क्यू तो मैंने, सॉरी 2060 1H।
पूरा मैंने वो उसके जैसा बता दिया। उसमें सेलर क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। उसमें सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा अगर 50 लाख से ज्यादा का माल बेचा है, और 50 लाख से ज्यादा का माल बेचा है तो वो कितना हो जाएगा, 0.1% से 50 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट का। लेकिन सेलर तभी टीसीएस कलेक्ट करेगा, सेलर तभी टीसीएस कलेक्ट करेगा जब उसका टर्नओवर 10 करोड़ से क्या होगा, ज्यादा। तो टीडीएस में, टीसीएस में आपको यही देखना है। एक तो अल्कोहल वाला देख लो, दूसरा वाला देख लो आपका पार्किंग लॉट टोल प्लाजा, एक कार वाला देख लो 10 लाख से ज्यादा होती है तो, टूर पैकेज वाला देखकर चले जाओ। डेट्स पुरानी थोड़ी सी याद रखना पड़ेगी आपको बेटा। और 2060 1H और 194Q का कॉम्बिनेशन। अब इसमें मैं आपको एडवांस टैक्स भी बता देता हूँ फटाफट से। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स पेन वाले ना, चलो बता देता हूँ, पहले एडवांस टैक्स देख लो, है ना। पैन वाला देख लो भाई, अगर पैन नहीं सबमिट करते हैं तो क्या होता है। वो वो रिटर्न ऑफ इनकम की बात कर रहे हो यार। लेकिन मैं बताऊं आपसे, हो सकता है मॉक टेस्ट में पूछ लिया हो, लेकिन दे विल नेवर आस्क इन मेन एग्जाम, है ना। आप वो पैन की बात कर रहे हो ना कि पैन कब कोट करना पड़ेगा, सही। तो चलो मैं वही, आपको ऐसा है तो भी अभी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये हमने ना सिर्फ मैंने बोला था अब रीड करना करके, लेक्चर में बोला था, नहीं बोला था आपको। रीड मॉड्यूल में है, लिमिट दे रखी है कि इन इन जगहों पर आपको पेन कोट करना पड़ेगा। और एक तो साइन वाला बोल रहे थे आपकी, कौन कौन साइन करेगा रिटर्न के ऊपर, है ना, वो भी चीजें दोनों अभी बता देता हूं बेटा। ये वाली चीजें आप कह रहे हो कि पेन कब कब कोट करना पड़ता है। तो को आप कभी भी कोई गाड़ी खरीदो, कभी भी कोई गाड़ी खरीदो तो आपको क्या करना है, पैन कोड करना है। मोटर व्हीकल एक्ट में अगर आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो पैन कोड करना पड़ेगा। आप बैंक में अकाउंट ओपन वगैरह करवाते हो तो आपको क्या करना है, पैन कोड करना है। वैसे सेविंग अकाउंट के ऊपर नहीं लगता है, लेकिन जब सेविंग अकाउंट के ऊपर के साथ आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लोगे तो लगेगा। मैं एक बात बताऊं, आज की तारीख में जब भी आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको डेबिट कार्ड देते ही है वो लोग, तो बाय डिफॉल्ट वो लोग क्या करते हैं, पैन कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। सो आप बैंक में अकाउंट ओपन करोगे तो आपको देना है, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लोगे तो आपको देना है, मोटर व्हीकल खरीदोगे तो आपको पैन देना है। आप डीमैट खोलोगे, अब रुपए कार्ड में होता हो कुछ ना कुछ डिफरेंस यार। तो आपने बैंक अकाउंट्स में, तो आपने जब सेविंग बैंक अकाउंट खोला होगा तब तो पैन लिया होगा ना आपसे, आधार कार्ड लिया। तो नाउ डे आधार कार्ड विल रिप्लेस कर लेते हैं ना, लिंक्ड है। नहीं तो आधार कार्ड लेके कर दिया ना आपका काम। तो आपका पैन ही नहीं था, तो ये कब की बात है। हाँ तो आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है ना, और अभी अभी भी है। तो फिर इट्स नॉन, आप जैसे ऑडिट करने जाओगे ना बैंक का, तब यू हैव टू मेक अ क्वेरी कि हाँ भैया चेक करना पड़ेगा उसने पैन कार्ड दिया क्यों नहीं लिया, केवाईसी कंप्लीट क्यों नहीं थी, दैट्स इट। क्योंकि इनकम टैक्स तो बोलता है कि भैया क्या होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, व्हाई यू हैव नॉट टेकन इट, विदाउट पैन का कैसे चल रहा है काम। ऐसे तो क्या होगा मालूम है, ऐसे में अगर मल्टीपल अकाउंट्स उस बैंक में मिलते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग के सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स आ सकते हैं ना, तो वो चीज है ऑडिट में, वो चीज की काम। आप होटल का बिल पे करते हैं, हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, होटल का, जगरी, जगरी मतलब गुड़, गुड़ आई थिंक इज प्रोसेस्ड वन, इज टैक्सेबल, इज टैक्सेबल, बट द शुगर केन मे बी, शुगर केन इज तो 100% एग्रीकल्चर में आएगा। पेमेंट टू अ होटल और रेस्टोरेंट। और आप जब यहाँ देख लो, ये रटके जाने की बातें हैं सारी, कि अगर आप होटल में एक बार में कैश में पेमेंट करते हो 50,000 से ज्यादा तो आपको पैन कोड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कैश, कैश, ठीक है। नेक्स्ट इज, आप पेमेंट करते हो इन कनेक्शन विद ट्रेवल टू एनी फॉरेन कंट्री और पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट वन टाइम। तो आप जब भी कैश देकर फॉरेन करेंसी ऑब्टेन करने की कोशिश करोगे और वो 50,000 से क्या है ज्यादा, तो भैया वहां पर पैन कोड करना पड़ेगा, यू हैव टू पैन कोड देयर। पेमेंट टू अ म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और अमाउंट कितनी है, 50, भाई मैं
मैं जब स्टूडेंट था मैं इतना याद रख लेता, 50,000 हर जगह लिमिट कितनी है, 50,000 50,000 50,000 दिखा। टीडीएस आपका क्या, सॉरी, पैन क्या करना है, कोट, मतलब सामने वाला आपसे क्या मांगेगा, पैन मांगेगा ही मांगेगा। बहुत बार आप होटल का भी बिल बनता है, नहीं मांगते, तो मतलब एक तरीके से नॉन कंप्लायंसेस हो रही है। फिर इसके बाद देखो यहाँ कैश की बात नहीं करी है, मतलब यहाँ पर अगर आप खरीदोगे बैंक अकाउंट से भी खरीदो तो भी क्या लग जाएगा, पैन। आप किसी पेमेंट टू अ कंपनी जिसमें डिबेंचर्स खरीद रहे हो तो फिर पैन देना पड़ेगा। आरबीआई के बॉन्ड्स वगैरह परचेस करते हो, 50,000 से ज्यादा के है, अल्टीमेटली हर जगह लिमिट कितनी है, 50। लेकिन बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोटर व्हीकल, ये खरीदते टाइम में तो सारे ट्रांजेक्शन पर क्या करना है, पैन कोड करना है। फिर आप एक दिन में कैश जमा कर देते हो 50,000 से ज्यादा, कैश डिपॉजिट एक्सीडिंग 50,000 ड्यूरिंग एनी डे, तो फिर उस केस में आपको अपना पैन, बैंक आप जाओगे ना 49,000 कैश डिपॉजिट करने के लिए तो पैन नहीं मांगेंगे, लेकिन आप 51,000 रुपए डिपॉजिट करोगे तो क्या मांगेंगे, पैन मांगेंगे। हाँ, नहीं वो आप क्या, वो तो आपकी बैंक नहीं मांगेगी। आप जैसे क्या कर रहे हो, मेरे खाते में आके बोले मेरे खाते में कैश जमा करने गए, तो फिर वो आपसे पैन मांग लेंगे। ऑलरेडी है ना। ठीक है, आपके साथ हुआ था बेटा। फिर नेक्स्ट, आप डीडी वगैरह खरीदते हो, डीडी वगैरह बनवाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेन देना पड़ेगा। डीडी का मतलब समझते हो क्या, डिमांड ड्राफ्ट। अब तो बहुत कम चलन में, अब तो लोग एनईएफटी आरटीजीएस करते हैं। हम लोग जो इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन करवाते थे तो हम इंस्टीट्यूट के नाम पे डीडी बनवाते थे। तो हम किसी बैंक में जाते थे, फिर इंस्टीट्यूट के नाम पर क्या बनवाया, डीडी वगैरह बनवाया। मतलब एक बैंक में पैसा जमा करे, बैंक हमको एक इंस्ट्रूमेंट दे देता था डीडी के फॉर्म में, वो डीडी हम आईसीआई पहुंचाते थे, और आईसीआई अपने बैंक में जमा करती थी, उनकी बैंक जहां मैंने बैंक को जमा किया उनको डीडी भेजती थी, और हमारी बैंक उसकी बैंक को पेमेंट कर देते थे। तो इस तरीके का वो सिस्टम था, बहुत टाइम लगता था। अब तो कहाँ एनईएफटी आरटीजीएस आईएमपीएस चल रहा है। लेकिन हाँ, मैं 50,000 से ज्यादा का डीडी खरीदने जाऊंगा सिंगल डे में, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना पैन देना पड़ेगा। आप बैंक में एफडी कराओगे 50,000 से ज्यादा की, तो आपका क्या हो जाएगा, पैन मांग लेंगे। अब देखो इसमें एफडी कराने, मेरा बैंक एचडीएफसी में है, तो मैं मतलब मेरा अकाउंट एचडीएफसी में, तो मैं एफडी कराने आईसीआई भी तो जा सकता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक भी जा सकता हूँ, तो मैंने वहां वहां मेरा पैन नहीं है। लेकिन मैं 45,000 की एफडी कराऊंगा ना, तो मेरा पैन नहीं मांगेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने 50,000 से ज्यादा की एफडी करा दी, तो फिर वो पैन मांगेंगे। लेकिन अगर 50-50 कर ऐसे कम कम करते करते साल भर में 5 लाख को क्या हो गया, एक्सीड, तो फिर क्या करेंगे, वो आपका पैन मांग सकते हैं। ठीक है, वो आपका पैन मांगेंगे। हाँ, टाइम डिपॉजिट का मतलब, टाइम डिपॉजिट का मतलब इसमें रेकरिंग डिपॉजिट्स भी आते हैं और फिक्स डिपॉजिट्स भी आते हैं। सेविंग अकाउंट इज नॉट द टाइम डिपॉजिट, है ना, सेविंग अकाउंट टाइम डिपॉजिट्स में कंसिडर नहीं होते हैं। तो ये चीज है, ये बात याद रख लेना कि ये वाली बात बैंकिंग कंपनी पे भी अप्लाई होगी, पोस्ट ऑफिस पे भी अप्लाई होगी, निधि कंपनीज जो भी है, एनबीएफसी के ऊपर भी अप्लाई होगी। 50,000 की लिमिट इन सिंगल पेमेंट, यस, एंड मल्टीपल पेमेंट्स की मिला के लिमिट कितनी है, 5 लाख। 5 बैंक में एफडी करवाई तो पांचों अलग अलग है, चलेगा, है ना, पांचों अलग अलग है तो क्या दिक्कत है। अब ये वाला करके कुछ है, अब कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है आरबीआई के, वो खरीदते हो, तो 50,000 से ज्यादा का अगर है तो फिर आपका पैन कोड करना पड़ेगा। तो आरबीआई का नाम दिख जाए 50,000 जय हिंद, क्योंकि वहां पर वो बॉन्ड्स वॉन्ड्स भी खरीदते हो, ये खरीदो 50, अरे सब जगह 50 50 50 है, ऐसे याद रख लो। वो 4 केसेस में एवरी ट्रांजेक्शन है, और एफडी के केस में 5 लाख का एग्रीगेट भी है, और फॉरेन करेंसी और होटल में कैश का पेमेंट है ना, इसको अपने दिमाग से एडजस्ट करके याद रख लीजिए। आप शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, शेयर सिक्योरिटीज वगैरह खरीदते हैं, तो बेटा लिमिट कितनी है, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। वैसे तो क्या होता है, लिस्टेड सिक्योरिटीज वगैरह खरीदते हो तो डीमेट के टाइम पर ही क्या लग जाता है, पैन लग जाता है। लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स वगैरह आप परचेस करते हो, तो फिर उस केसेस में आपको ये 1 लाख से ज्यादा के शेयर्स खरीदेंगे, पर ट्रांजेक्शन है, 1 लाख पर ट्रांजेक्शन। 1 लाख से ज्यादा के शेयर्स खरीदे, से कोई बीरा कंपनी के रिसेंटली मैंने शेयर्स खरीदे थे अनलिस्टेड, तो फिर वो 2 लाख के जो शेयर्स खरीदे थे उसके ऊपर पैन देना पड़ेगा। और कोई सी भी जमीन जायदाद इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लिमिट कितनी है, 10 लाख।
और स्टैम्प वैल्यू विच एवर इज हायर। ठीक है, तो ये चीज है, 10 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदोगे तो ये आ जाएगा। और इसके अलावा जो ऊपर किसी केस में कवर्ड नहीं है उसके लिए लिमिट कितनी है, 2 लाख। तो मेरे को इस फटाफट बता दो, क्या 4 ट्रांजेक्शन डीमैट, बैंक अकाउंट और मोटर व्हीकल, और एक था डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, इन चारों के लिए सारे ट्रांजेक्शन्स पे लग जाएगा। बाकी ऑल जगह कितना है, 50-50। एफडी के लिए लिमिट कितनी है, 5। शेयर्स के लिए लिमिट 1 लाख। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिमिट 10 लाख। और बाकी कोई ज्वेलरी वगैरह खरीदी तो लिमिट कितनी है, 2 लाख से ज्यादा। सर एक ही कंपनी के दो दो के शेयर्स 50 पर ट्रांजेक्शन करके परचेस कर सकता हूँ, यस आशीष, क्योंकि कंपनी ये इनने आशीष ने पूछा कि सर 1 लाख का ये पर ट्रांजेक्शन लिमिट है, पर ट्रांजेक्शन तो एग्रीगेट शेयर्स में नहीं दिया है बेटा, शेयर्स में एग्रीगेट नहीं दिया है। ठीक है, ये रीड करके चले जाना। आपको लगता है भाई ये भी यार, ये अभी रिसेंट मॉक टेस्ट में पूछ लिया था कि साइन कौन करेगा, है ना, अरे यार ये साइन कौन करेगा रिटर्न, तो देख लो भाई, कभी 2 नंबर में कभी आ गया, 1 नंबर में पूछ लिया तो अपना क्यों छोड़ो। देखो सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल है तो वो खुद साइन करेगा, और वो नहीं है मतलब बिजी है, घूम रहा है, या बीमार है, पैरालिसिस अटैक्ड है, मेंटल डिसऑर्डर कुछ भी है, उसका जो केयर टेकर है या जिसके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी है वो करेगा। ठीक है, कोई माइनर वाइनर है तो उसका गार्डियन वार्डियन जो है ना, उनका जो केयर टेकर है वो सब कर देंगे। तो पहले तो इंडिविजुअल खुद करेगा, वो नहीं है, वो नहीं है तो वही उसके बिहाफ पे कोई भी कर सकता है जिसके नाम पर उसका कंट्रोल, जिसके पास कंट्रोल है। एचयूएफ का तो कौन करेगा, करता, और करता कहीं छुट्टी पे है तो फिर कोई भी एडल्ट कर देगा, कोई भी एडल्ट मेंबर कर देगा, मेल हो फीमेल हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एडल्ट होना चाहिए। ठीक है, कंपनी के केस में कौन करेगा, तो कंपनी के केस में एमडी करेगा, है ना, एमडी करेगा, और एमडी नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर कर देगा, है ना, तो कोई भी प्रिस्क्राइब डायरेक्टर हो इस पर्सन का काम करते वो है। अच्छा, कंपनी वेयर कंपनी इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, कंपनी इंडिया में रेसिडेंट नहीं है तो उस कंपनी का कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हो वो, नहीं तो कंपनी का जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्ड करता है इंडिया में, जिसके पास सारा कामकाज है, तो वो क्या करेगा, साइन मारेगा। लिक्विडेशन में कंपनी हो तो कौन कर देगा, लिक्विडेटर। फिर अगर बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी का मैनेजमेंट ले रखा है तो फिर कौन करेगा, प्रिंसिपल ऑफिसर। फिर अगर इंसॉल्वेंसी में गई चले गई कंपनी तो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करके होता है वो करेगा। सर कंपनी की सील उसकी साइन नहीं हो सकती, नहीं 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 नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर की साइन और लगाना पड़ेगा बेटा, कंपनी ऐसा नहीं खुद की साइन खुद करने के नहीं दे पाए, सील नहीं होनी, सील से काम नहीं चलेगा बेटा। पार्टनरशिप फर्म, तो मैनेजिंग पार्टनर है वो करेगा, मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो उस केस में यार फिर कोई भी करे यार, कोई सा भी पार्टनर कर दे, बट माइनर कैन ऑल्सो बी पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म बट ही कैन नॉट साइन। और एलएलपी के केस में, हाँ अब ये एलएलपी के केस में कौन करेगा, डीपी करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा, तो ही अब वो नहीं है तो कोई भी पार्टनर कर देगा। लोकल अथॉरिटी के केस में कौन सा करेगा, प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा। पॉलिटिकल पार्टी के केस में उसका जो सीईओ है वो करेगा। एओपी बीओआई के केस में उसका कोई भी मेंबर कर सकता है, और एनी अदर पर्सन के अंदर जो भी कॉम्पिटेंट है वो कर सकता है। क्या आया था टेस्ट उसमें, मॉक टेस्ट में, ऑब्जेक्टिव में था कि ऐसे लिखने के लिए था, लिखने के लिए था कि ऑब्जेक्टिव में था, रिटर्न में था ना। हाँ, चल, 4 मार्क्स का क्वेश्चन यही पूछ लिया। तो हाँ मतलब एलएलपी में तो एलएलपी ज्यादा पूछते हैं, एक एक वो पूछते हैं, एक तो पॉलिटिकल पार्टी, सीईओ, एलएलपी में वो डेजिग्नेटेड पार्टनर याद नहीं आता है, और पार्टनरशिप में मैनेजिंग पार्टनर करके, लिक्विडेशन में लिक्विडेटर, कंपनी इंसॉल्वेंसी में हो तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर, गवर्नमेंट मैनेजमेंट लेके बैठी हो तो फिर उसका जो गवर्नमेंट का प्रिंसिपल ऑफिसर होता है, जो अलग अलग वर्ड है ना वो याद रख लिए, प्रिंसिपल ऑफिसर, सीईओ, लिक्विडेटर, इंसॉल्वेंसी एजेंट करके वो साइन मारेंगे। ठीक है, ये चीज है। अब एडवांस टैक्स की बात कर लो बच्चों। हाँ,
देखो एमसीक्यू को कल करते हैं ना बात, कल करते हैं ना बात, आपके एक दो एमसीक्यू सॉल्व भी करवा दूंगा मैं, है ना। सी एमसीक्यू को अप्रोच टोटल इनकम की तरह करना है। एमसीक्यू शुड बी अप्रोच लाइक टोटल इनकम, क्योंकि आपको एमसीक्यू में जैसे है ना, एमसीक्यू कैसे बनते हैं, एमसीक्यू बनेंगे जैसे कैपिटल गेन्स है। व्हाट कैपिटल गेन्स का एक फॉर्मेट है जिसमें 50C लग रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्सेशन वगैरह हो रहा है। सेक्शन 54 की क्या मिलती है, एग्जाम्पशन मिलती है। तो ये उनका टारगेट एरिया हो सकता है। वो बोलेंगे व्हाट विल बी द सेल कंसिडरेशन। आप अब आप सोचोगे कि यार हम एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस कर ले और हमको बन जाए, मैं बोलता हूँ बहुत मुश्किल है। क्योंकि इनकम टैक्स में तो आप खुद जानते हो कि यार कितने केसेस है, कितनी पॉसिबिलिटीज है। अगर आपके सेक्शन पे ग्रिप है तो आपसे बन सकता है। अगर आपसे मान लो कि कोई एमसीक्यू आपसे नहीं बना, तो इसका रीजन है कि वो सेक्शन कमजोर है। और मैं आपको एक बात कहूंगा, 100% सोचना भी मत कि आप करके जाओगे तो ही अच्छे नंबर आएंगे इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में 70% भी 100% तरीके से कर लिया ना, तो बहुत अच्छे नंबर दे सकता है। 100% में बताऊं, इवन मैं पेपर भी दूंगा तो 100% मार्क्स मुझे भी नहीं आएंगे, आशीष सर देते तो उनको भी नहीं आते, कोई भी दे दे नहीं आ सकता। सब्जेक्ट की अपनी प्रॉब्लम है। यू कैन नॉट कंपेयर दिस सब्जेक्ट विद अदर सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स और कॉस्टिंग। यहाँ पे आप 95 9, यहाँ यार 80 नंबर का भी बन जाए हमसे, तो 80 नंबर के अंदर भी 60 लाने की अपन को उम्मीद रखनी चाहिए। अब इसकी उससे सोचते कि अपने कुछ छूटना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होगा बॉस, कभी नहीं होगा इस सब्जेक्ट के अंदर। तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी किस्मत है कि जो एकदम हमने 80 90% वो ही आ गया, जैसे इस अटेम्प्ट के पहले वाले अटेम्प्ट में हुआ था। बच्चों से पूरा की पूरा जो क्लास में पढ़ा, अगर वो पेपर आप लोगों को आ जाए, इस अटेम्प्ट के पहले वाला जो पेपर था उसके आपका पेपर आ जाए, तो भैया आप बहुत अच्छा स्कोर कर देते। तो यार वो थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है। बट इतनी मेहनत मान के चलो कि यार इस सब्जेक्ट में करनी है कि फेल मत, मतलब 50 नंबर से कम नहीं आने चाहिए। और 50 नंबर से कम नहीं लाना है ना, 4 चैप्टर है, दो अप्रोच है, मैंने आपको बार बार कही है। पहली अप्रोच ये जीएसटी, तो ऑब्वियस बात है जी, लेकिन आजकल वो भी समझ गए कि जीएसटी, सब लोग जीएसटी 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 करते हैं। जीएसटी करते ना तो जीएसटी में टाइम ले लेते हैं। आप क्या करोगे, इनकम टैक्स में सोचोगे कि यार इनकम टैक्स बाद में करता हूँ, पेपर देखते सही, और जीएसटी क्या करूंगा पहले। जीएसटी में जरा सा भी टाइम दे दिया, इनकम टैक्स आपकी बैंड बजा देगा। उसका रीजन ये है कि इनकम टैक्स को जब प्रेशर में सॉल्व करोगे ना तो नहीं होगा। आप क्या करना, शुरू के जो 15 मिनट रहेंगे ना, जैसे ही आपको पेपर मिला, शुरू के 15 मिनट में पूरा पेपर रीड कर लो। पेपर रीड करके देख लो कि यार हमसे इनकम टैक्स में पता चला पीजीबीपी का जो वो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन के सारे एडजस्टमेंट आते हैं अपने को। कैपिटल गेन का वही क्वेश्चन आ गया जो अपन ने करा है, एज इट इज हमको वो आ गया उठ के। तो भाई वो दोनों पहले निपटा कर लो, वो पेपर सॉल्व पहले कर लो, क्योंकि वो जहां आपको लगा कि नहीं यार मुझे ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ गए जिसमें मैं कंफ्यूज होऊंगा और इसको मुझे लास्ट में ही करना है, तो फिर वो लास्ट में अटेम्प्ट करो। लेकिन जीएसटी में इतना टाइम मत दे देना, उसको आराम से सॉल्व मत करना। जीएसटी इजी होगा लेकिन वहां पे टाइम बचाना है, टाइम बचा के इनकम टैक्स पे पहुंचना, नहीं तो इनकम टैक्स बर्बाद कर देता है फिर लास्ट लास्ट, प्रेशर में नहीं बनता है। जितने कूल माइंड से करोगे करोगे। 4 चैप्टर कर लो, रेसिडेंशियल स्टेटस, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का जो तुमको शीट भेजी ना, मैं गारंटी बोल रहा हूँ पेपर देके आओगे उसके बाद ही बोलोगे कि सर यही इसमें जो भेजा था ना उसमें से आया है। पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, सॉरी पहले कैपिटल गेन्स, रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस भाई छोड़ो क्यों, उसको दे ही रहा है, दे रहा है रेसिडेंशियल 6 नंबर हर बार दे रहा है। 6 नंबर वहां लाओ और कैपिटल गेन्स में लाओ। पीजीबीपी में तुमको जितने मिल जाए, तुमको सैलरी में जितने मिल जाए। टीडीएस, टीडीएस का क्वेश्चन आएगा, रिटर्न ऑफ इनकम का क्वेश्चन आएगा, तो टीडीएस रिटर्न ऑफ इनकम में 3 4 4 नंबर लाने की कोशिश करो। रटना पड़ेगा टीडीएस में, रटो भाई, थोड़ी मेहनत कर लो। रिटर्न ऑफ इनकम में थोड़ी सी मेहनत कर लो, जितना मॉड्यूल में दिया सब पढ़ लो, क्या होगा, रटना ही तो है उनमें। स्लम सेल इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है, छोड़ना ही मत। जैसे तुम 10 AA 10 AA करके बोलते रहते ना, सर 10 AA आ गया 10 AA आ गया, वैसे ही 50B है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए 50B भी 10 AA जैसा ही है। पता ही नहीं क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क कैसे निकलती है, क्या करना है। 50B छोड़ना नहीं है, 45(2) छोड़ना नहीं है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड करना ही, छोड़ना ही नहीं, आएगा ही आएगा। उसमें जो पीछे मॉडल के क्वेश्चन दे रखे हैं ना, जिसमें प्लॉट, जिसमें इनने प्लॉट बना के और कुछ प्लॉट बेचे हैं कुछ नहीं बेचे हैं, तो कैपिटल गेन जो प्रोपोर्शनेट है वही क्या होगा, टैक्सेबल, करके जाओ। ऐसे क्वेश्चन किस मतलब क्या होता है
आ गए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई घुमाऊ फिराव नहीं होता उसके अंदर। टीडीएस में मैंने आपको बता दिया है कि इंपॉर्टेंटली आपको कौन कौन से सेक्शंस देखने हैं। टीसीएस का आखिरी आखिरी का ये देख लो। एडवांस टैक्स आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बहुत कम पूछेंगे, 99% तो नहीं पूछते। उसका रीजन आर्टिकलशिप ही नहीं करी तुमने जीवन में। तुमको अभी एडवांस, तुमको क्या क्या एडवांस टैक्स कैसे भरते हैं, कब भरते हैं, कैसे इनकम एस्टिमेट करते हैं, वही नहीं आता है तुमको, है ना। तो तुमसे क्या डेट्स के लिए पूछ लेंगे क्या? सीए फाइनल में मैं गारंटी बोलता हूँ एडवांस टैक्स आएगा, 7 नंबर 5 नंबर का एडवांस टैक्स, क्योंकि जो इंटर में नहीं पूछते वो वहां पूछते ही पूछते हैं। इंटर के अंदर, सॉरी फाइनल के अंदर पीजीबीपी बोल पूछना ही छोड़ दिया उनने, पर पूछते ही बहुत कम है पीजीबीपी। ये सैलरी पढ़ाते ही नहीं, जो पढ़ाता फाइनल तो सैलरी पढ़ाता ही नहीं, आते ही नहीं वहां पे। वहां पर जो यहाँ नई चैप्टर से वो पूछते, तो एडवांस टैक्स वगैरह वहां की बात है। एडवांस टैक्स छोड़ के जाएगा पगले, क्या छोड़ेगा रुक अभी। एडवांस टैक्स भाई, एडवांस टैक्स क्यों छोड़ना है, करना क्या एडवांस टैक्स में जो छोड़ रहे हो? देखो यही पूछेगा वो कि एडवांस टैक्स किनको भरना पड़ता है। भाई जिनकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा होती है, जिनकी एमटी करेंगे ना, कल अपनी बैच रहेगी अपन एमटी भी करेंगे भाई। और तुम्हारा टोटल इनकम जो तुम कर रहे हो, कल मैं 3 4 क्वेश्चन टोटल इनकम प्लस एमटी करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो कल एमटी प्लस 3 4 क्वेश्चन अपन टोटल इनकम के। हाँ नहीं, वो तुमको जो शीट भेजी तुमको मैंने, टोटल इनकम की शीट नहीं दी क्या? मैं वही वाली शीट से कराऊंगा, मेरी खुद की शीट से, मेरी खुद की शीट से। हाँ मस्ट डू क्वेश्चन रिस्की है इनकम टैक्स में देना, बट कैसे पॉसिबल है? खुद सोच आशीष यार, आशीष खुद सोच, में ऐसा दे दूंगा तो मॉड्यूल ही कर लो, बहुत है। जिसकी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी किससे ज्यादा होती है, 10,000 से ज्यादा, तो उसको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। हाँ तुम्हारे हर्षित सर की क्लास है, मैं बता रहा हूँ, बस रुक जाओ, एडवांस टैक्स तो सुन लो। जिसकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा आती है। सर एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे? अरे भाई सोचो ना, साल भर में कितनी इनकम होगी, उस इतनी इनकम पे कितना टैक्स बनेगा। तो भाई आपने सोचा, जैसे मैं सोचा कि भाई मेरी इनकम होगी, मेरी थोड़ी बहुत इधर ट्रेडिंग से इनकम हो सकती है, इधर और प्रैक्टिस से थोड़ी बहुत इनकम हो सकती है, इधर नाटा से कुछ जरा सा चवन्नी ववन्नी आ गई, तो अब ऐसी मेरी इनकम हो गई। तो अब उस इनकम के ऊपर मैं क्या करूंगा, टैक्स कैलकुलेट कर लूंगा। हाँ थोड़ा बैंक में एफडी वेफडी होगी तो ब्याज भी मिल जाएगा, थोड़ा सेविंग अकाउंट पे कुछ भी जो भी सब मैंने एस्टिमेट कर लिया। टोटल इनकम जो डिडक्शन में क्लेम करूंगा, मैं एलआईसी का पैसा भर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अलग अलग चीजें जो डिडक्शन में लूंगा वो सब मैं क्लेम कर ली। टोटल इनकम निकाल ली। टोटल इनकम निकालने के बाद उस पे टैक्स निकाला, और वो टोटल इनकम निकालने के बाद टैक्स, उस टैक्स में से ये भी माइनस कर दूंगा कि कितना मेरा टीसीएस कलेक्ट हो सकता है, कितना मेरा। अब टीसीएस मुझे क्या मालूम, टीसीएस तो कब कलेक्ट होगा, जब मैं कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स करूंगा। अब मुझे पहले से कैसे पता चल जाएगा? लेकिन हाँ आपको पता है कि टीसीएस कलेक्ट होता ही होता है, आपका धंधा ही अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का है, तो भाई आपको पता है कि आपका टीसीएस कलेक्ट हो गया, वो माइनस कर दो। आपका टीडीएस कट जाएगा, वो टीडीएस क्या कर दो, माइनस कर दो। ये सब सोच लो, और ये सब सोचने के बाद पता चला कि यार मेरा तो 2.5 लाख रुपए का क्या बन जाएगा, टैक्स। तो ये 2.5 लाख का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ये 2.5 लाख का टैक्स आपको एडवांस टैक्स के फॉर्म में पे करना पड़ेगा। कैसे पे करना पड़ेगा? तो 4 बार में पे कर दो, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। ऐसे 4 बार में आप क्या कर दो, पे कर दो, है ना। तो अब उस केस में ये क्या बोलते कि ना, जितना भी तूने सोचा ना, उस 2.5 लाख का कितना पे कर दे, 15% पे कर दे, है ना। 15% कब पे कर दे? तो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, वो पूरी हिस्ट्री दे देंगे उस व्यक्ति की, कि भैया उसने ऐसा ऐसा सोचा है, उसकी यहाँ यहाँ से इनकम होगी, उसकी इनकम कैलकुलेट करो। अब उसमें कुछ भी हेड लगा सकते हैं वो। अब जैसे मान लो कि वो बोल देंगे उसका सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आएगा 8,000 रुपए का, चलो 12,000 रुपए का, तो अदर हो सकते 12,000 तो इनकम मानना, लेकिन टीटीए में डिडक्शन देना। अब टीटीए लगेगा या टीटीबी लगेगा? अब वो भाई भाई की सैलरी इनकम होगी, तो भाई सैलरी इनकम होगी तो सैलरी के ऊपर
ऑलरेडी टीडीएस वीडीएस भी कट रहा हो तो बहुत मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ ना एडवांस टैक्स फाइनल में पूछते बच्चा थोड़ा उसको नॉलेज तो हो इन चीजों का। 15% है, यहां पर 30% पे कर दे, यहां पर भी 30% पे कर दे, और यहां 25% पे कर दे। तो पहले एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी निकालो, माइनस टीडीएस कर दो, टीसीएस कर दो, है ना। जैसे जीएसटी में जीएसटी की क्रेडिट मिलती है ना, इनपुट क्रेडिट, वैसे जो हम टीडीएस पे करते थे मतलब कट जाता है ना हमारा, उसकी भी हमको क्या मिलती है, क्रेडिट मिलती है। ये आ गई आपकी टैक्स, ये एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी, एटीएल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, अगर अपन इसको ऐसा कुछ बोलो तो। अब सुनना, एक बात याद रख लो, सेविंग पे इंटरेस्ट पे तो टीडीएस कटेगा ही नहीं। हाँ, टीडीएस नहीं कटेगा बेटा उसके ऊपर, टीडीएस सेविंग अकाउंट पे नहीं कटेगा, तो वो मैं बोला टीडीएस नहीं काटना उसके ऊपर, उसके अच्छा। अब डिफिकल्टी लेवल कैसा कर सकते हैं मालूम है, वो बोलेंगे कि आपको है ना 50,000 रुपए का कमीशन मिलेगा। आप बताओ कमीशन इनकम को कहाँ शो करोगे। सुनो, आप बताओ इसमें क्या कर सकते हो, वो बोलेंगे आपको है ना 45,000 का कमीशन मिला, आपको नेट 45,000 का कमीशन मिलेगा। तो मैंने बोला जब भी नेट हो तो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस। तो ग्रॉस कैसे करोगे, इसके ऊपर 10% से नहीं 5% से करता है ना, 5% से करता है। तो ये 45,000 किसके बराबर है, 5% के। तो पहले तो ग्रॉस इनकम टैक्सेबल करना, तो डिवाइडेड बाय 95 इंटू कितना करोगे, 100। तो ये कितना आ जाएगा आपका 50,000। हाँ जो भी आ जाएगा आ जाएगा, जो भी अमाउंट आएगी वो आ जाएगी। मैंने 10% सोच लिया था इसलिए, तो ठीक है, जो भी अमाउंट आएगी आ जाएगी। तो मान लो आ गई, नहीं इसको जो भी कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, 50,000 आ गई। तो ये ग्रॉस, ये आपकी कमीशन की क्या बन जाएगा, इनकम। ये जीटीआई में आएगा, डिडक्शन वगैरह मैंने तो की टोटल इनकम आएगा। टोटल इनकम पे क्या कैलकुलेट करोगे, टैक्स। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद ये टीडीएस माइनस करना है। लेकिन आपसे इतना नहीं पूछेंगे कि वो बोल दे कि भैया तू मान भी ले कि वो टीडीएस, अब ऐसे तो हर टीडीएस के हर सेक्शन को यहाँ पे क्या कर देंगे, मर्ज। खतरनाक खेल हो जाएगा बेटा। फाइनल में करेंगे आपके साथ, और फाइनल में भी वो उसमें करने लग गए आजकल। वो आखिरी में ऐसा देख देख के लिखते हैं ना बच्चे, सूटकेस ले ले आके उस पेपर में करते हैं, है ना। हाँ सेल पेस में, उनमें ये इतना कॉम्बिनेशन बनाना बेटा, हाँ वो उसमें पॉसिबल। अच्छा सुनो, हर लेवल पर आप बोलोगे, आप बोलोगे कि सर हम इनकम कैसे एस्टिमेट करेंगे। आपने आज सोच लिया, 15 जून के पहले सोच लिया कि मेरी इनकम कितनी है, 2.5 लाख। मेरी इनकम कितनी है, 2.5 लाख। मतलब सॉरी, टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, 2.5 लाख। अब आप बोलते हो नहीं नहीं मेरे को तो 5 लाख, 15 सितंबर के एक दिन पहले पता चला कि यार मेरी अब लाइबिलिटी तो कितनी हो गई, 5 लाख। तो बेटा पहले जितना कम पे किया था ना, मतलब 5 लाख का तो 30% पे कर ही देना। लेकिन जो पिछली बार आपने कम पे किया था, तो कम यानी 2.5 लाख के ऊपर आपने कितना कम पे किया था, 15%, तो वो और पे कर दो। तो हर बार आप रिवाइज कर सकते हो। फिर आपको लगता है 15 दिसंबर को, नहीं 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 मेरी टैक्स लाइबिलिटी तो अब घट के 3 लाख ही हो गई है, अब आपने ज्यादा पे कर दिया था तो इस बार पे ही मत करो, ना। तो ऐसा चलता रहता है। बट टेक्निकली कुछ नहीं करना है, एस्टिमेटेड आपसे वो पूछेंगे 15 दिसंबर के दिन कितना पे करना है, तो वो 30%, लेकिन 15 दिसंबर तक कितना पे करना है। तो 15 दिसंबर तक 15 + 30 + 30, तो 30 और 30 कितना हो गया, नहीं सॉरी सॉरी, हाँ 75%। तो कितना करना है अपन को, 75% पे करना रहेगा। कैपिटल गेन्स, हाँ वो अब जैसे कैपिटल गेन्स लॉटरी इनकम दोनों का होता है। अब ये इनकम तो रेगुलर नेचर की है ही नहीं, तो मैंने यही कहा था कि अब आपको बता, जैसे ही मैंने शेयर्स बेच दिए, तो मैंने सोचा था कि मेरी 2.5 लाख की क्या होगी, टैक्स लाइबिलिटी आएगी। लेकिन अब शेयर्स बेचने से मेरी प्राइव लाइबिलिटी कितनी होगी, 5 लाख की सडनली बढ़ गई। तो फिर आपका आगे ज्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन मैंने वो कहा था कि कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम की वजह से 234 बी और सी का इंटरेस्ट नहीं एप्लीकेबल होगा, है ना। वो इंटरेस्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बस शर्त ये है कि होने के बाद अगली इंस्टॉलमेंट में आप पे कर दो, ठीक है। सो दोस्तों ये बात थी किसकी, एडवांस टैक्स की। तो एस्टीमेट टैक्स, टैक्स लाइबिलिटी का इतना इतना परसेंट पे कर देना। कल के दिन एएमटी और टोटल इनकम के 4-5 क्वेश्चन करेंगे, देन यस उसके बाद करेंगे ना। टाइम बता दूंगा मैं आप लोगों को, सुबह बता पाऊंगा, मेरा टाइम खुद को ही नहीं पता रहता। सुबह बता दूंगा बेटा, कब कोई छुट्टी कर लेता है, कब कोई लेट आ जाता है, मैं तो लेट आता ही हूँ, तो फिर सब डिस्टर्ब हो जाता है।
इस क्वेश्चन के बेटा शीट भेजी है तो ना, आशीष इस शीट में ना एडवांस टैक्स से क्वेश्चन है। ये शीट है ना बच्चों, ये देखो, ये रहा, देख इसमें क्वेश्चन भी है। चेक कर ले, नहीं तो कल बता दूंगा देखो।